नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति लगातार नए नए करवट ले रही है। मुंबई में होने वाली इंडिया की मीटिंग के बाद एनडीए की सरकार ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक ऐसा पता चला जिससे कि इस समय हर कोई इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। भारतीय सरकार ने 1 सितंबर 2023 को रामनाथ कोविंद के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई, जो कमेटी यह चर्चा करेगी कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन को किस तरीके से लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। तो दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन हमेशा से भारतीय प्रधानमंत्री का एक कोर मुद्दा रहा है। नवंबर 2020 में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि भारत हर कुछ समय में किसी न किसी इलेक्शन में फंसा रहता है। ऐसे में विकास कार्यों में बाधा आती है, अतः देश की आवश्यकता है वन नेशन वन इलेक्शन। इस बात को जैसे ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में कहा, उसके बाद ही सारी विरोधी पार्टियां इसके विरोध में बोलना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो आने वाले समय में भारत में लोकतंत्र का खात्मा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं इस मुद्दे को कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। देखिए, जिस देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, ऐसे में इस प्रक्रिया को वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है। अगर हम बात करें भारत की, तो 1952, 1957, 1962 और 1967 में देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन 1967 और 1969 में कई सारी राज्य की विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया। ऐसे में 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग हो गई। ऐसे में जो सामंजस्य लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बैठा हुआ था, यह टूट गया। उसके बाद भी आप देखेंगे कई सारी राज्य की विधानसभाएं समय से पहले भंग होती रहीं और लोकसभा के चुनाव भी समय से पूर्व होने लगे। इस वजह से वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया गौड़ होती चली गई। लेकिन जब 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, ऐसे में 2015 में उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बातें करनी शुरू करी। 2015 में लॉ कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी, तो उसने यह कहा कि देश की आवश्यकता इस समय वन नेशन वन इलेक्शन है, क्योंकि जिस तरीके से देश में डेवलपमेंट के कार्य लगातार धीमे होते जा रहे हैं, उनके पीछे एक कारण राज्य की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का अलग अलग होना है। ऐसे में उस समय कानून मंत्री के तौर पर काम कर रहे रविशंकर प्रसाद ने इस बात को कहा था कि देश की आवश्यकता इस समय वन नेशन वन इलेक्शन है और ऐसे में सभी पार्टियों को यहाँ पर साथ आना चाहिए और इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। 2019 का चुनाव आने वाला था। 2018 में फिर से एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में पूरी बातें डेटा के साथ कही गई। ये कहा गया, जब 1952 में इलेक्शन हुए थे तो इस इलेक्शन का खर्चा टोटल 11 करोड़ आया था, लेकिन 2019 में यह खर्चा बढ़कर 60,000 करोड़ तक हो गया। तो ऐसे में खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे। इस बात को लेकर जब बातें कही गई कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ करवाए गए तो केवल ईवीएम का खर्चा ही बढ़ेगा और यह खर्चा 4,500 करोड़ के आसपास आएगा, क्योंकि हमें नई ईवीएम खरीदनी पड़ेगी। लेकिन 2024 के चुनाव में यह खर्चा मात्र 1700 करोड़ के आसपास रह जाएगा। तो ऐसे में देश का पैसा बचेगा। कई लोगों ने इसके विरोध में बात करनी शुरू करी और कई लोग इसके समर्थन में भी आए। सबसे पहले बात करते हैं समर्थकों की। तो समर्थकों का यह साफ कहना है कि देश में हर साल 5 से 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं। ऐसे में आचार संहिता कहीं न कहीं लगी रहती है। इस वजह से डेवलपमेंट का कार्य लगातार रुका रहता है। और दूसरा, जो चुनाव में होने वाले खर्च, उसके माध्यम से भी हम अगर चुनाव को एक साथ कराएंगे तो इन खर्चों को भी हम बचा सकते हैं। और जो दूसरा यहाँ पर उदाहरण दिया उन्होंने उड़ीसा का दिया। उन्होंने कहा कि 2004 के बाद से उड़ीसा के चुनाव लगातार लोकसभा के चुनाव के साथ हो रहे हैं। ऐसे में उड़ीसा आचार संहिता के फेर में बहुत कम पड़ता है और वहां पर डेवलपमेंट का कार्य जो है वो अच्छा होता जा रहा है। ऐसे में अब विरोधियों की बातें भी हमारे सामने आती हैं। विरोधियों का ये कहना है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ेगा। उनका कहना यह है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव
अलग अलग मुद्दों पर होते हैं। लेकिन अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वोटिंग एक ही टाइम पे होगी तो ऐसे में वोटर्स हो सकता है किसी एक फैसले को लेकर इन्फ्लुएंस हो जाए और वह विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के वोटिंग के समय कंफ्यूज हो जाए। तो दूसरा यहाँ पर विरोधी तर्क देते हैं, वह कहते हैं कि हर 5 साल में चुनाव जब होंगे और यह टेन्योर फिक्स हो जाएगा कि 5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में सरकार और नेताओं की जवाबदेही कम हो जाएगी। और किसी भी लोकतंत्र में अगर सरकार की जवाबदेही कम होती है तो वहां पे निरंकुश शासन की बढ़ोतरी होनी संभव है। तो ऐसे में विरोधी यह तर्क देते हैं कि चुनाव अलग अलग ही होने चाहिए, इससे सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहती है। एक साथ चुनाव कराने की एक और दिक्कतें हैं। 1952 में जब एक साथ चुनाव हुआ करते थे, लेकिन 1968 आते आते यह मौका हमारे हाथ से चला गया, अर्थात विधानसभा और लोकसभा के सामंजस्य को हमने टूटते हुए देखा। तो ये कई सारी राज्य की विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया। ऐसे में क्या गारंटी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के बाद आने वाले समय में राज्य की विधानसभा और लोकसभा के बीच में जो सामंजस्य हम आज बैठाएंगे वह सामंजस्य आने वाले समय में टूटेगा नहीं। तो ऐसे में विरोधियों का तर्क भी यहाँ पे जायज हमें दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन की जो बातें चल रही हैं, ऐसे में संवैधानिक प्रक्रिया क्या हो सकती है। देखिए, सरकार अगर यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेगी तो ऐसे में उसे संसद से कानून पारित कराना पड़ेगा या उसे 2/3 राज्यों से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि राज्य में हर तरफ बीजेपी की सरकार नहीं है, ऐसे में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वह राज्य इसका विरोध जरूर करेंगे, खासकर वह राज्य जहां पर अभी हाल में ही चुनाव हुआ है, जैसे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर अभी हाल में चुनाव हुए हैं। ऐसे में अगर यहाँ की विधानसभाओं को बहुत जल्दी ही भंग किया जाएगा तो यह सरकारें सुप्रीम कोर्ट जोड़ जाएंगी और ऐसे में कानूनी पछड़े होने की पूरी संभावना हमें यहाँ दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें संविधान की तो आर्टिकल 328 कहता है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के विषय में कि अर्थात किस तरीके से हम इसके लिए नियम बना सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 368 के 2 में भी यह बात कही है, ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिससे कि राज्य पे असर पड़ रहा हो तो ऐसे में 50% राज्यों की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो सरकार के लिए रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन सरकार ने एक ऐसा तुरुप चला है जिससे कि विरोधी भी यहाँ पर थोड़े शांत रह सकते हैं। विरोधी पार्टियां रामनाथ कोविंद का विरोध करने के लिए तैयार नहीं होंगी, क्योंकि रामनाथ कोविंद दलित चेहरा है, बिहार के गवर्नर रहे और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी रहे और रामनाथ कोविंद सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें राजनीति और कानूनी दोनों की बहुत अच्छे से जानकारी है, साथ ही साथ वो दलित चेहरा भी हैं। इस वजह से विरोधी पार्टियां रामनाथ कोविंद का विरोध तो नहीं कर सकती। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो दांवपेच मोदी सरकार ने चला है वह विपक्षियों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई तो दे रहा है, क्योंकि जब चुनाव होंगे और अगर यह बिल पास नहीं होता है तो ऐसे में चुनाव के दौरान भारतीय सरकार, खासकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पब्लिक के बीच जाकर यह बोल सकते हैं कि मैं तो देश का पैसा और देश का समय दोनों बचाना चाहता था, लेकिन विरोधी पार्टियां मुझे यह करने से रोक रही हैं। इसका जवाब इंडिया गठबंधन के पास क्या होगा इसके विषय में अभी तो कह पाना मुश्किल है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।